हेलो साथियों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे ब्लॉकबस्टर चैनल देहाती आईएएस पर स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं मस्त है, चुस्त है, दुरुस्त है, बिंदास हैं। लोगों की बातों को अवॉइड करते हुए तथा खुद की ज़िंदगी से फाइट करते हुए तथा अपने फ्यूचर को ब्राइट करते हुए संघर्षरत हैं। ऐसी ही आशा हम अपने प्यारे विद्यार्थियों से करते हैं। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और ख़ास करके यूपीएससी के मेंस की दृष्टि देखिए। आप चाहे पीसीएस के मेंस में देख लीजिए, इन सारे क्वेश्चंस क्या है भरमार लगी रहती है। और ये एक काफ़ी कॉन्सेप्चुअल क्लास है आज की, कोई फैक्चुअल क्लास नहीं है, क्योंकि ये प्रस्तावना पर ये गंभीर विवाद हमेशा से रहता है और बच्चों के मन में भी काफ़ी कन्फ्यूजन रहती है कि क्या प्रस्तावना में क्या है, मतलब प्रस्तावना संविधान का भाग है, ये पहला क्वेश्चन। और दूसरी बात ये रहती है क्या इसमें संशोधन हो सकता है। और तीसरा प्रश्न ये उठता है कि क्या ये वाद योग्य है, मीन्स क्या ये इन्फोर्सिएबल है, मीन्स क्या इसको इस चीज़ को लेकर प्रस्तावना के आधार पर क्या सुप्रीम कोर्ट में हम जा सकते हैं, क्या इसके आधार पर कोई केस कर सकते हैं, क्या सुप्रीम कोर्ट इस पर सुनवाई करेगा या नहीं। इन सारे जवाब का मतलब प्रश्नों का जवाब आज हम देखेंगे, जो मेंस की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। दोस्तों, ज़्यादा समय को ना गवाते हुए हम सीधा अपने टॉपिक पर आएंगे, ठीक है। और एक बात और, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए भैया, ठीक है। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और किसी अदर अच्छे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा ऐसे दोस्तों के साथ जो क्या है इकोनॉमिकल वीकर हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो यही तीन मुद्दे जो है खास करके प्रस्तावना के ऊपर हमेशा से बने रहते हैं। तो एक एक करके चीज़ें हम देखेंगे। सबसे पहले ये देखेंगे कि किन मामलों में इन मुद्दों पर बात की गई है, वो कौन से मामले हैं जो इन सवालों से जुड़े हुए मामले हैं। उसी क्रम में अगर हम पहला मामला देखें तो वो है बेरूबारी का केस है। तो वो कौन सा मामला था बेरूबारी में? ये 1960 का मामला है। कब का है? 1960 का। कि जब भारत का पार्टीशन हुआ था, मतलब भारत और पाकिस्तान का जब बंटवारा हुआ था, तो बंटवारा तो जैसे अगर मान लीजिए यहाँ पर अभी आपस में जब दो भाई रहते हैं या आपस में जब घरों में भी ज़मीनें बंटती हैं, तो मान लीजिए हमारा तो घर छोटा है, तो सबको घर मतलब छोटा ही रहता है कि चलो किसी में 10 एकड़ है, 20 एकड़ है, इतना ज़मीन रहती है ना। तो क्या है, नॉर्मली हम लोग मतलब खेत को भी बांट लेते हैं, अपने घर को बांट लेते हैं, सारी चीज़ें पैसा वगैरह सब कुछ बांट लेते हैं ठीक ठीक से, क्योंकि हमारे पास थोड़ा थोड़ा संसाधन है। लेकिन सोचिए अगर कोई देश का बंटवारा हो, तो देश का बंटवारा समझते मजाक होता है। देश तो बहुत बड़ा होता है भाई, कितना बंटवारा करेंगे आप। तो हालांकि बंटवारा तो हो जाएगा, लेकिन सोचिए कितना टेढ़ी मेढ़ी बाउंड्री इसकी बनेगी। तो ठीक वही स्थिति बेरूबारी के मामले में आ गया कि जो बेरूबारी क्या था, ये जो मतलब जब पहले इंडिया और पाकिस्तान बटे तो पाकिस्तान दो हिस्सों में डिवाइडेड था। एक तो जो यहाँ पर जो बांग्लादेश इस समय कहा जाता है उसे हम क्या बोलते थे? उसे हम ईस्ट पाकिस्तान बोलते थे। और जो वहाँ पर है उसको क्या बोलते हैं? वेस्ट पाकिस्तान, जो मेन पाकिस्तान है आज का, ठीक है। तो ईस्ट पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान। तो ईस्ट पाकिस्तान में क्या है, बेरूबारी था। तो जब भारत, तो उसको बॉन्डराइज करने में दिक्कत हो रही थी। तो इस प्रकार इन सब मामलों को लेकर नेहरू जी बहुत चिंतित थे कि क्यों ना बाउंड्री को थोड़ा ठीक से किया जाए, क्योंकि कुछ आदमी ऐसे थे जो पढ़ तो उसमें गए थे लेकिन रहना भारत में चाहते थे। तो ये सारी स्थितियाँ गड़बड़ कर रही थी। तो वहाँ पर जब पहले शुरू बाउंड्री बनाई गई थी तो पुलिस स्टेशन को ध्यान में रखकर बनाई गई थी। तो इन सारे मामलों को क्या लेकर बहुत दिक्कत होने लगी कि बाउंड्री को फिर से निर्धारित किया जाए। तो उसमें ऐसा हो रहा था कि बाउंड्री बहुत ज़्यादा टेढ़ी मेढ़ी हो रही थी। तो सवाल ये आया कि भारत का कुछ हिस्सा ऐसा है, अगर हम उसको बांग्लादेश यानी ईस्ट पाकिस्तान को दे दें और उसका कुछ हिस्सा हम ले लें तो मामला ठीक हो जाएगा। ये जाकर कुल मामला था बेरूबारी के मामले में। लेकिन वहाँ पर बाढ़ ये फंस रहा था कि जब भारत अपना हिस्सा देना चाहता था ईस्ट पाकिस्तान में अर्थात पाकिस्तान को, तो विपक्षी लोग क्या है इस चीज़ को लेकर हंगामा कर दिए कि भारत की भूमि को आप दे नहीं सकते, ऐसा कहीं संविधान में प्रावधान नहीं है। और ये बात ठीक भी थी कि संविधान में अभी तक ऐसा कोई प्रावधान नहीं लिखा था कि जिसके अंतर्गत गवर्नमेंट या संघ सरकार जो है अपने राज्य क्षेत्र को किसी अन्य देश को सौंप सके। तो भैया ऐसा नहीं है कि आप जैसे सरकार बनाए गए हैं तो आप जनता के प्रतिनिधि हैं, ठीक है। इसका ये मतलब नहीं आप देश के मालिक हो गए, मालिक नहीं हैं आप उसके संचालन करने में कुछ समय के लिए क्या है, आप एक तरह से
बोलते हैं ना कि चौकीदार, तो आप सिर्फ चौकीदार हैं उसमें, आप क्या है देश का संचालन कर रहे हैं, और संचालन करने वाला जरूरी नहीं कि वो मालिक ही होगा। तो इसी प्रकार से बोला गया, विपक्षी वालों ने ये हंगामा कर दिया कांग्रेस के ऊपर कि आप देश की भूमि को किसी अन्य देश को नहीं दे सकते। तो एक वहाँ पर ये मामला बहुत चिंता की बात होगी नेहरू के सामने कि अब चीज़ों को कैसे सॉल्व किया जाए। तो उसमें ये होता है कि चलिए कुछ कानून निकालते हैं कि भारत के पास भी भाई वकील एक्सपर्ट तो होते ही हैं। तो उन लोगों ने मतलब नेहरू को सुझाव दिया कि आप क्या है जाइए सुप्रीम कोर्ट से कुछ सलाह मांगिए इस बारे में। तो नेहरू ने क्या है अपने राष्ट्रपति को भेजा, क्योंकि एक होता है आर्टिकल 143, आर्टिकल 143, उसके तहत ये प्रावधान है कि अगर मतलब संघ सरकार या राष्ट्रपति, मतलब राष्ट्रपति अगर कुछ सलाह मांगना चाहता है सुप्रीम कोर्ट से किसी पुरानी चीज़ों को लेकर या किसी कानून के मामले पर लेकर, तो वो सलाह ले सकता है सुप्रीम कोर्ट की। हालांकि सुप्रीम कोर्ट सलाह देने के लिए बाध्य नहीं है, लेकिन दे सकता है, वो उसके इच्छा के ऊपर निर्भर करता है। तो आर्टिकल 143 के तहत राष्ट्रपति जाते हैं सुप्रीम कोर्ट महोदय से, इस बारे में विचार विमर्श करते हैं कि ये इसका का हल क्या होगा, कि हम अपनी भूमि को कैसे दें और उनकी भूमि को कैसे लें, ताकि क्या है समस्या को जल्द से जल्द सॉल्व किया जा सके। जब ये चीज़ें लेकर क्या है सुप्रीम कोर्ट ने तर्क क्या दिया कि देखिए, जैसे कि आर्टिकल 1 तो बोल दिया कि भाई चलिए आर्टिकल 1 क्या है, व्याख्या करता है कि भारत यानी अर्थात इंडिया बजाय राज्यों का संघ होगा। ये तो आर्टिकल 1 है, जिसमें क्या है कितने यूटी हैं, कितने राज्य हैं और कितने मतलब भारत संघ क्या है, ये सारी चीज़ों का डिस्क्रिप्शन मतलब आर्टिकल 1 में दे दिए गया। ठीक है, आर्टिकल 2 में दिए गए कि नया राज्यों का प्रवेश या गठन होगा। आर्टिकल 3 में यही है सीमा परिवर्तन, नाम परिवर्तन कर सकेंगे। इन सारी चीज़ों को लेकर क्या है आर्टिकल 2 और 3 में प्रावधान है। लेकिन 2-3 में ध्यान से देखने पर कहीं ये नहीं दिखा कि भारत अपने राज्यों को दे भी सकता है, ऐसा कोई प्रावधान दिखा नहीं आर्टिकल 2-3 में। तो ये बड़ी समस्या खड़ी हो गई कि अब क्या होगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप 368 के तहत हो सकता है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा। एससी मतलब सुप्रीम कोर्ट। तो बोले कि अगर आप संविधान संशोधन करके देना चाहें तो दे सकते हैं। तो भाई मैंने बताया विपक्ष वाले फिर वही हंगामा कर दी, मतलब कैसे 368 के तहत, मतलब संविधान 368 के तहत संविधान संशोधन करेंगे। इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि आप जो है कि संविधान संशोधन करके अपना पूरा राज्य ही दे देंगे, बोले लो ये संविधान संशोधन है। आप संविधान संशोधन करके इसका मतलब थोड़ी नहीं है कि आप दे देंगे। तो चलिए यहाँ तक ये मतलब हो रहा था। तो विपक्ष वाले ये भी बोले ना तो आर्टिकल कहीं संविधान में इसका उल्लेख है कि आप अपने राज्यों को दूसरे राज्यों को दे दें, और दूसरी बात ये भी कहीं नहीं लिखा है कि अगर हम मतलब विपक्ष वालों ने ये तर्क दिया कि अगर हम प्रस्तावना को देखें तो उसमें भी तो एकता अखंडता की बात की गई है। भारत एक संप्रभु राज्य है, सॉवरेन कंट्री है। तो बताइए कौन सी संप्रभुता बची जब भारत अपने ही राज्य क्षेत्र को दूसरे को दे रहा है, तो किस चीज़ की संप्रभुता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों को लेकर क्या है, तो इसी बीच में आ जाता है प्रस्तावना का सवाल कि जब विपक्ष वालों ने ये हंगामा किया प्रस्तावना को लेकर कि प्रस्तावना तो में तो ये उल्लेख किया गया है कि भारत एक सोवरेन कंट्री है, संप्रभु राज्य है, तो ये दूसरों के दबाव में कैसे आ सकता है। ये तो खुद ही अपने निर्णय लेने में सक्षम है, प्लस ये अपने राज्य दूसरे को, अपने राज्य क्षेत्र को, अपनी सीमा को, अपने भाग को ये दूसरे को कैसे दे सकता है। तो ये जाकर यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट निकलता है किसका, प्रस्तावना के विवाद को लेकर। तो अब सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर ये फंस जाती है कि इसको मतलब माना जाए कि नहीं माना जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि यहाँ पर बोल दिया कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। बेरुबारी में बोले कि प्रस्तावना बस एक कुंजी है, मतलब ताले की। बोले एक जैसे अगर एक ताला है और एक कुंजी है, तो बोले ये कुंजी अलग है और ताला अलग है, उसी प्रकार से संविधान अलग है और प्रस्तावना अलग है। मतलब प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। किसमें बोला गया, इसमें बोला बेरुबारी में सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया। बोले अच्छा ठीक है। तो अब इसी क्रम में देखते हैं दूसरा मामला जब आया, दूसरा सज्जन सिंह और गोलकनाथ। सज्जन सिंह 1965 का मामला और गोलकनाथ 1967 का मामला था। इसमें क्या हुआ, ये किस चीज़ के मामले पर आए थे कि फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो हुआ था, पहला संविधान संशोधन, वो 1991 में हुआ, जिसमें 9th अनुसूची बनाई गई थी, 9वां अनुसूची। अगर इसके बारे में कभी सुने होंगे आप, तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग अनुसूची थी। तो ये किस चीज़ के लिए बनाई गई थी, जैसे कि लैंड रिफॉर्म। उसमें गवर्नमेंट क्या कर रही थी
मतलब भूमि सुधार कर रही थी उस समय गवर्नमेंट। तो जब भूमि सुधार हो रहे थे तो ये नियम निकाला था, जिसके पास लगभग बोले थे कि 50 बीघे के आसपास होगी ज़मीन, सिर्फ उतना ही ज़मीन सबके पास रहेगी मैक्सिमम, इसके बाद जितना एक्स्ट्रा ज़मीन होगी वो गरीबों में बांट दी जाएगी। ऐसा प्रावधान उस समय था 1951 में जब गवर्नमेंट कानून लेकर आई, क्योंकि गवर्नमेंट चाहते थी, क्योंकि देखो यार जब पुराने सिस्टम थे, जब भारत मतलब गुलाम था तो इतने बड़े बड़े ज़मींदार हुआ करते थे, तो गरीब किसानों के पास ज़मीन बिल्कुल नहीं थी, वो सिर्फ क्या है बधुआ मजदूर की तरह उनके यहाँ काम करते थे। अब जैसे ही भारत आज़ाद हुआ, स्थिति तो अब भी वही है, मतलब जो बड़े लोग हैं, जो ज़मींदार टाइप के लोग हैं, उनके पास हज़ार एकड़ 2-2 हज़ार एकड़ की ज़मीन पहले से ही पड़ी है। किसान मतलब गरीब तो अब तब भी था और अब भी था। तो बताओ भारत आज़ाद करके मतलब क्या हुआ? ये चीज़ें कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के दिमाग में घूम रही थी कि मतलब भारत तो आज़ाद हो गया, अंग्रेज़ तो चले गए, लेकिन अंग्रेज़ की जगह अब गुलामी, फिर भी किसान गुलामी करेंगे, किसकी? ज़मींदार की करेंगे। तो क्या मतलब हुआ अंग्रेज़ को भगाने का? तो ये कहीं ना कहीं दिमाग के, सरकार के दिमाग में चीज़ें खटक रहे थे। वही क्यों ना खटके, बताइए। अगर मतलब भारत की आज़ादी में क्या किसानों ने साथ नहीं दिया था, या मजदूर वर्ग ने साथ नहीं दिया था, शिक्षकों ने साथ नहीं दिया, विद्यार्थी वर्ग ने साथ नहीं दिया था? तो भाई सभी ने तो अपने प्राण गंवाए हैं ना। तो जब भारत की आज़ादी हुई तो सबको बराबर हिस्सा मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए। तो वही चीज़ को कॉन्सेप्ट में लेकर आई थी गवर्नमेंट कि भाई जिनके पास इतना ज़मीनें पड़ी हैं, 10-10 हज़ार एकड़ की ज़मीनें पड़ी हैं, बताइए 500 एकड़, 1000 एकड़, जब ज़मीनें कभी बटी ही नहीं, क्योंकि किसान के पास पहले ज़मीनें सब छीन ली गई थी, तो उनके पास ऑलरेडी इतना ज़्यादा गरीब थे सब। अब सारी ज़मीनें जब भारत आज़ाद हुआ तो सारी ज़मीनें तो सिर्फ ज़मींदारों के ही पास थी। तो भारत के दिमाग मतलब गवर्नमेंट के दिमाग में आया कि सिर्फ 50 बीघे से ज़्यादा ज़मीन किसी के पास नहीं होगी, इसके पास जितना एक्स्ट्रा ज़मीन होगी वो गरीबों में बांटी जाएगी। भारत सरकार चाहती थी सबके पास एक क्या है, आय की समानता है। किसानों के पास जब अपने पास ज़मीन होगी, जैसे अगर मान लीजिए जैसे आप अपना कोई धंधा बिजनेस करते हैं तो आप उसमें पूरा फुल मेहनत करते हैं, लेकिन जब आप किसी दूसरे कंपनी में जाते हैं काम करने तो वहाँ पर आप काम चोरी करते हैं, क्योंकि वो आपका अपना नहीं, घाटा होगा तो मालिक का होगा। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं दिमाग में रहता है। लेकिन सोचिए अगर आपका धंधा बिजनेस रहता है तो क्या उसमें एक ऐसा करते हैं? नहीं, आप दिन रात करके उसकी क्या है ग्रोथ की बातें करेंगे, आप ग्रोथ के लिए उसको मेहनत करेंगे। तो ठीक गवर्नमेंट ने भी यही सोचा कि अगर किसानों के पास खुद की ज़मीन होगी तो ज़्यादा मेहनत करेंगे, ज़्यादा अच्छे से फसल उगाएंगे और उनको अंदर खुशी का जो अलग माहौल रहेगा वो तो अलग है। तो उसी चीज़ को सोच कर क्या है गवर्नमेंट ने ये पहला संविधान संशोधन की, देख रहे सबसे पहला संविधान संशोधन किस बारे में हुआ कि ज़मीन को हम क्या है वितरण, ज़मीन को क्या है एक बराबर तरीके से बांटेंगे, ताकि क्या है थोड़ी बहुत समानता इस चीज़ पर लाई है। ये गवर्नमेंट का इनिशिएटिव बहुत ही अच्छा था। लेकिन सोचिए जो इतना दिन से कब्जा बनाकर बैठे थे ज़मींदार, जो मतलब हज़ार एकड़ के ज़मीन के मालिक थे, क्या उन्हें अच्छा लगेगा? क्या वो जाने देंगे इस अपने हाथ से? हज़ार एकड़ के मालिक जो बढ़िया से राजा की तरफ बैठ के खा रहे थे, अब उनके पास में सिर्फ सोचिए 15-16 एकड़ की ज़मीन रह जाएगी, कितना बुरा लगेगा। तो वो लोग इसका इतना ज़्यादा विरोध करने लगे इस कानून का कि फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का, कि बताइए इसके तहत 9th अनुसूची बना दी। अब सोच रहेंगे कि ये 9th अनुसूची क्या है? तो भैया 9th अनुसूची ऐसी थी ना, ये ऐसी अनुसूची है, शेड्यूल है कि इसमें अगर कोई भी कानून डाल दिया गवर्नमेंट ने तो इस पर सुप्रीम कोर्ट कभी भी एक्शन नहीं ले सकेगा। ये ऐसा कानून था। तो गवर्नमेंट क्या करती थी, जो भी लैंड रिफॉर्म्स मतलब जो भूमि सुधार से संबंधित कानून बनाती थी वो इसी में डाल देती थी। तो सुप्रीम कोर्ट इस पर एक्शन ही नहीं ले सकती थी, क्योंकि इसमें यही रूल था कि जो भी नियम 9th अनुसूची में डाले जाएंगे सुप्रीम कोर्ट उस पर एक्शन नहीं ले सकेगी, उसका निरीक्षण नहीं कर सकेगी और उस आधार पर कोई केस भी आकर सुप्रीम कोर्ट में नहीं कर सकता। तो इसी सूची अनुसूची के खिलाफ सज्जन सिंह और गोलकनाथ दोनों मामले इसी सूची के खिलाफ आए थे, क्योंकि ये भी उसी लैंड रिफॉर्म के जो कानून थे उसी के खिलाफ ये लोग आए थे सुप्रीम कोर्ट में। ये लोग यही तर्क दिए कि सुप्रीम कोर्ट महोदय जी गवर्नमेंट क्या है तानाशाही कर रही है। सोचिए ये लोग किसान और गरीब के साथ, मजदूर वर्ग के साथ तानाशाही करें तो कोई बात नहीं, लेकिन जहां गवर्नमेंट ने थोड़ा सा न्याय करना शुरू कर दिया, इन जमींदारों के पेट में पानी नहीं बचा भैया, तुरंत पहुंचा है कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है। लेकिन जहां पर हजारों सालों से किसान वर्ग के साथ, मजदूर वर्ग के साथ उन्हें दबाया गया, कुचला गया, इनके साथ तब से अन्याय किया, लेकिन इनको कभी एहसास नहीं हुआ कि हम लोग भी किसी के साथ अन्याय कर रहे हैं। लेकिन
इनके साथ जैसा जरा सा भी अन्याय हुआ ये लोग सीधा आके कहाँ पहुँच गए, सुप्रीम कोर्ट में कि माई बाप न्याय कीजिए, मुझे तो न्याय चाहिए, मेरे साथ अन्याय हो रहा है। तो मैं तो बोलता भाई आज तक इतने साल से अन्याय हुआ, क्या कभी तुम लोग को ध्यान गया कि अन्याय कर रहे हो? लेकिन नहीं, ये लोग अपनी न्याय की भीख मांगने तुरंत सुप्रीम कोर्ट में आ गए। हालांकि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने भी कुछ नहीं बोला, बोले नहीं कानून है तो है। मतलब यहाँ पर सिर्फ इस केस को मैं इसलिए पढ़ाया क्योंकि यहाँ पर बोला गया, ये जो मैंने 9th अनुसूची बताया है इसी रेफरेंस को मैंने मतलब क्लियर करने के लिए आपको ये केस बताया है। और तीसरा केस अगर इसी क्रम हम देखें तो केशवानंद भारती केस है 1973 का, जो कि बहुत ही टर्निंग पॉइंट था सुप्रीम कोर्ट और गवर्नमेंट की, एक तरह से कहते हैं उनकी शक्ति को निर्णायक जो है संदर्भ देने वाला ये केशवानंद भारती केस था। इसमें क्या था, ये मामला क्या था कि इसमें 29वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया, मतलब 29वां संविधान संशोधन हुआ, जो कि केरल लैंड रिफॉर्म बिल को लेकर था, जिसको मतलब 9th अनुसूची में डाल दिया गया था इसमें वाले में, ठीक है। तो इस बिल को इसमें डाल दिया गया। तो इसमें भैया केशवानंद जी थे वहाँ के जो है वो भी आए थे कि मतलब सुप्रीम कोर्ट की भैया यहाँ का जो केरल लैंड रिफॉर्म बिल आया है वो क्या है 9th अनुसूची में डाल दिया है। मतलब सुप्रीम कोर्ट के पास कुछ पावर है कि नहीं कि सरकार अपने आप से इसे तानाशाही करती रहेगी और सब लोग ऐसे देखते रहेंगे। तो ये सारी मामले को लेकर आए। फिर अब इस बार सुप्रीम कोर्ट का थोड़ा सा दिमाग काम कर गया, बोले अब भैया गवर्नमेंट की तानाशाही नहीं चलेगी, अब इसी में क्लियर हो जाएगा संविधान। इसमें देखिए निर्णय जो आए इम्पोर्टेंट वो ये हैं। एक तो बताया कि इस प्रस्तावना संविधान का भाग है और इसका प्रयोग क्या है, व्याख्या के लिए इसका प्रयोग करेंगे, किसका, प्रस्तावना का। तो सुप्रीम कोर्ट इस बार ये बोले कि भैया प्रस्तावना संविधान का भाग है, और जो भाग है इसका मतलब अब संशोधन भी होगा, क्योंकि 368 के तहत, आर्टिकल 368 के तहत उसी में संशोधन हो सकता है जो संविधान का भाग है, ठीक है। तो जब अगर प्रस्तावना संविधान का भाग है, किस में निर्णय आया, केशवानंद भारती केस में ये निर्णय जब आ गया है कि प्रस्तावना संविधान का भाग है और जिसका प्रयोग हम क्या है व्याख्या के लिए करेंगे, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा। बीएससी मैंने लिखा हूँ, देख लो, बीएससी मतलब वो बीएससी नहीं, यह है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब संविधान का मूल संरचना या ढांचा बोलते हैं। तो संविधान की मूल ढांचा का ये तत्व है, कौन तत्व है, ये जो बोले कि जो प्रस्तावना है वो संविधान के मूल ढांचा का तत्व है, अर्थात इसमें संशोधन नहीं कर सकते, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने इस समय आर्गूमेंट दिया, ठीक है इसमें। तो इसके बाद जो है जब ये हो गया तो फिर एक चौथा मामला अगर हम इसी में देखें तो LIC ऑफ इंडिया 1995 का मामला आया। तो इसमें बोला कि प्रस्तावना महत्वपूर्ण भाग है, 1995 का है, ठीक है। तो यहाँ पर देख रहे हैं उस केशवानंद भारती केस ने भैया ये चीज़ें बहुत ही स्पष्ट तरीके से कह दी कि अब गवर्नमेंट मनमानी नहीं कर सकेगी, और इसी में उसने ये भी कह दिया कि 9th अनुसूची में जो भी कानून डाले गए हैं अगर वो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का उल्लंघन करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट क्या है उसको भी खारिज कर सकती है। अब सुप्रीम कोर्ट के पास एक ऐसी पावर आ गई जिससे गवर्नमेंट आज तक त्रस्त है, ठीक है। गवर्नमेंट आज भी सोचती है ये वाला कॉन्सेप्ट कैसे हटाया जाए कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का मूल ढांचा। तो गवर्नमेंट ने उस समय पूछा सुप्रीम कोर्ट से, अच्छा बताओ ये बेसिक स्ट्रक्चर कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ऐसे नहीं बता सकते, इस कोई लिस्ट नहीं है, अगर इसमें आप सुधार करेंगे तो मैं बोल दूंगा कि नहीं आप जो है उल्लंघन कर रहे हैं। बोले हमने समय समय पर आपको बताते रहेंगे कौन सा चीज़ क्या है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में आती है, वो हम समय समय बताएंगे, ऐसे नहीं बता सकते एक ही बार में कौन कौन से हम संशोधन नहीं कर सकते कि आप किस किस चीज़ में कर पाएंगे, ऐसे नहीं बताएंगे। जब आप संशोधन करेंगे तब मैं उसी समय आपको बताऊंगा हाँ यही था उसमें बेसिक स्ट्रक्चर में, ठीक है। अब मत कीजिए भैया यही था। तो सरकार तो यार परेशान होगी, बोले यार ये लोग गजब फंसा दिए, ठीक है, वरना अच्छे से मनमानी कर रहे थे। तो ये चीज़ जब निकल के आए तो सुप्रीम कोर्ट तभी से क्या है पावरफुल हो गई है। अब गवर्नमेंट अगर कोई ऐसा कदम उठाती है, सुप्रीम कोर्ट अगर कुछ नहीं समझ में आता है तो सीधा बोल देगी अरे आप तो ध्यान ही नहीं दिए, तो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है, मजाक है। फिर क्या है गवर्नमेंट बोलती अच्छा, बोले अच्छा क्या चलो निकलो,
यह है वही BSc ही है। अच्छा, फिर सरकार वहाँ दुम दबा के निकल लेती है, ठीक है। तो ये चीज़ें थी। अब यहाँ पर जब यहाँ पर बोला गया संशोधन नहीं हो सकता, लेकिन इसी जिद्द में क्या है 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ है। कौन किया है? इंदिरा गांधी ने किया, जिद में कि सुप्रीम कोर्ट के नीचे दिखाने के लिए इन्होंने किया कि बोले इसके तहत ये हो गया कि प्रस्तावना में संशोधन कर सकते हैं, प्रस्तावना में संशोधन कर सकते हैं। और इसी में भैया कौन सा 3 चीज़ें जोड़ी गई। एक तो जोड़ा गया समाजवाद प्रस्तावना में, पंथ निरपेक्ष, ठीक है, और अखंडता। तो ये क्या है, प्रस्तावना में 3 चीज़ें जोड़ दी गई 42वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से। ये प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब देखिए, जब इसमें हो गया मतलब संशोधन अब कर सकते हैं प्रस्तावना में, ऐसा जब कहा गया 42वें संविधान संशोधन में, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा हाँ हाँ ठीक है, मतलब संशोधन कीजिए, लेकिन ध्यान रखिएगा कि संशोधन करते समय बेसिक स्ट्रक्चर का ध्यान रखिएगा, वरना नहीं कर सकते। बोले ठीक है। तो इसमें मुझे बताइए तीनों प्रश्न का उत्तर आपको मिला कि नहीं। एक तो संविधान का भाग है, ठीक है, ये मिल गया, मतलब हाँ है ना, ठीक है। क्या इसमें संशोधन हो सकता है? बोलेंगे हाँ हो सकता है, लेकिन BSc को ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है, BSc को ध्यान में रखना पड़ेगा। क्या ये वाद योग्य है? अभी ये बचा है क्वेश्चन। वाद योग्य है मतलब क्या इसको लेकर कोई व्यक्ति न्याय की मांग कर सकता है प्रस्तावना के आधार पर? आप सोच रहे हैं सर प्रस्तावना के आधार पर कैसे मतलब न्याय की मांग हो सकती है? जैसे कि प्रस्तावना में क्या है, अगर मैं एक चीज़ मैं आपको दिखाऊं प्रस्तावना में कि शुरू में जब लिखा है प्रस्तावना, आप ध्यान दिए होंगे कि व्यक्ति की गर्मियाँ और राष्ट्र की एकता तथा अखंडता सुनिश्चित करने वाला। आपने क्या कर दिया कि व्यक्ति की गर्मियाँ, गर्मियाँ मतलब क्या होता है? गर्मियाँ एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, इसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। जैसे व्यक्ति गर्मियों में आपको अच्छा रहने के लिए चाहिए, आपको एक अच्छा रोज़गार चाहिए, आपको सम्मान ठीक से मिल पाए, आपकी कोई बेइज्जती न करे, आपको बिना बात के कोर्ट पुलिस कानून ऐसे ना उठा ले जाए, है ना, ये सारी चीज़ें आती हैं। तो तब जाके एक व्यक्ति की गर्मियाँ बनती है। अब एक भिखारी आए रोड से उठ के और सुप्रीम कोर्ट में जाए, बोले सरकार मतलब माय लॉर्ड मुझे क्या है भाई, भिखारी कौन सी गर्मियाँ है मुझे बताइए। अगर मैं आपके देश में भीख मांग रहा हूँ और आपके संविधान में और ख़ास करके क्या है प्रस्तावना में भी ये लिखा है कि व्यक्ति की गर्मियाँ राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करना, तो मुझे बताइए क्या मेरी गर्मियाँ सुनिश्चित हो रही? मुझे तो रोज़गार ही नहीं मिल रहा है। बोले सुप्रीम कोर्ट, बोले क्यों? बोलेंगे मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ। तो बोलेंगे तब कैसे रोज़गार मिलेगा? लेकिन तब वो व्यक्ति बोलेगा प्रस्तावना में कहाँ लिखा है कि जो पढ़ा लिखा ना उसको रोज़गार नहीं मिलना चाहिए, जो नहीं पढ़ा लिखा उसके लायक भी काम होना चाहिए और उसका शोषण ना हो इस लायक काम होना चाहिए। अगर शोषण हो गया तो फिर मेरी गर्मियाँ ही कहाँ बची? तो इस प्रकार से बहुत सारी चीज़ों को लेकर क्या है लोग जाने लगेंगे सुप्रीम कोर्ट में और केस करने लगेंगे ना। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये वाद योग्य नहीं है। बोले अभी सरकार के पास इतना संसाधन नहीं है कि जितनी चीज़ें प्रस्तावना में लिखी गई हैं हूबहू उसको वैसे ही लागू किया जाए। बोले इसको भी DPSP के तरह मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व अगर आपको पता हो तो वह भी लागू नहीं है, वो भी वाद योग्य नहीं है। उसमें भी ऐसी चीज़ें की गई हैं, बहुत अच्छे अच्छे प्रावधान किए गए हैं, लेकिन सरकार के पास जब उतना बजट ही नहीं है कि उतनी फैसिलिटी अपने नागरिक को दे पाए, तो उसको क्या है वाद योग्य इन लोगों ने नहीं रखा कि मतलब वाद योग्य नहीं है मतलब आप उन सारी चीज़ों के आधार पर केस नहीं कर सकते हैं किसी भी कोर्ट में। तो इसमें भी यही हुआ कि आप प्रस्तावना के आधार पर केस नहीं कर सकते हैं। तो ठीक है, आप तीनों प्रश्नों के शायद उत्तर जान चुके होंगे और इसमें एक बार संशोधन हो चुका है प्रस्तावना में, सिर्फ एक ही बार हुआ अब तक, वो भी 42वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जिसमें क्या है 3 चीज़ें जोड़ी गई थी। ठीक है, तो अब क्या है सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं।
तो दोस्तों अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद। थैंक यू।